स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई वो अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आत पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वो हमारा हीरो बाय है। वो खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है। विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाय को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। तब बूढ़ा एल्डर कहता है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि ये अगरबत्ती मजाक की चीज नहीं है। बाय कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती क्यों जला रहा है और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली हैं। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर्स मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाय की ये बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। बाय कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। बट दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ये नहीं होती। वो बाय के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाय जाते हुए कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है। फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम बाओ होता है। वो समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाओ 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाओ समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाओ से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। बाओ नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाओ वहाँ से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। वो समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाय को एक बर्तन मिलता है। बाय कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टीवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाय को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि ये बाओ है, बट जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली बाओ बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है कि बाय कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है। वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी बाय से इम्प्रेस हो जाता है कि बाय ने इतनी जल्दी 1st लेवल कल्टीवेट कर लिया है। बाय कहता है कि ये ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो। और बाय तुम जिस लेवल पर हो रिफाइन करना तो इम्पॉसिबल है, बट तुम रिफाइन करना सीख जाओगे। जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। वेपन रिफाइनिंग वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पोशन रिफाइनिंग उनके फार्मूला को इम्प्रूव करने के लिए और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। ये बहुत रेयर स्किल है जो कम ही लोग कर पाते हैं।
स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लकी है और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाओ बाय का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है कि बाओ लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब वो ये देखकर शौक हो जाता है कि उसने अपनी सोर्ड को 2 दफा स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो लंबी जिंदगी जिए। वो अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वो इस मैजिकल बर्तन को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाओ की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाय को गुस्सा आ जाता है और वो बाओ को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाओ को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाय खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाओ आ जाता है। बाओ कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाओ के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाओ उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाओ के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाओ की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाओ बाय पर अटैक करता है, बट बाय इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाओ से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाओ हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाओ को हरा दिया। बाओ सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाय का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उड़ता है तो बाय नीचे गिर जाता है।
बाई की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। बट बाय सबको सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाय कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है, और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाय कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पोर्ट सेल कर देगा। बाय इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमॉर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाय को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाय पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वो शांत हो जाता है। बाय कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता हैं, और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाय रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाय फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वो बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स, 400 स्टोन्स। बट पिंक लड़की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। बाय शौक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई रूल नहीं तोड़ा, हाँ ऐसा पहली बार हो रहा है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ एनफोर्समेंट हाल चलो। बाय की टीम को लगता है कि वो कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है, बट सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मे होता है बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो इनसे चीजें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्जेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा। तब यूनफे नाम का स्टूडेंट बाय को वेलकम करता है। बाय को जब न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं तो वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स को इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। यूनफे बाय से कहता है उसने ली को इतने गुस्से में पहली बार देखा है, तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाय कहता है कि ऐसा नहीं है। यूनफे कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब आउटर सेक्टर स्टूडेंट है। चीफ ली एक अपोथेकेरी है। अपोथेकेरीज मेनली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ हैं सब उन्हें बेस्ट चीफ मानते हैं। बाय इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं लॉन्जेविटी पिल कल्टीवेट करना चाहता हूँ। यूनफे कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्जेविटी पिल जिससे 1 साल लाइफ इंक्रीज हो सकती है तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। यूनफे बाय को स्क्रिप्ट पवेलियन में लेकर जाता है और ये फायर किचन से कई गुना बड़ा है। यूनफे उसे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मोनूमेंट एग्जाम पास करने होंगे, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रॉल्स का पूछता है। यूनफे कहता है कि वो सीक्रेट स्क्रॉल्स हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उन्हें कोई यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है। उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रॉल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। यूनफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर शॉक हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है, बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय इस सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है, बट एक्सीडेंटली एक मोन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वो बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाहर ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिंबल ड्रा करना होगा। दूसरी तरफ एक और मोन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रा करता है एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे, और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट स्टडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता।
उधर जो कॉन्फिडेंटली एनिमल बोन्स जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर होता है। बाय को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाय से कहती है, क्या तुम भी जो को देखने आए हो? और उसे बताती है कि जो भी मोन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल जो कि एक वेस है अब लास्ट मोन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाय को याद आता है कि जुनफे ने बताया था 10 में से 9 मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल है और अगर उसने 10th मोन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो ये वो काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मोन्यूमेंट्स को कंकर कर ले तो एक डिवाइन कॉल्ड्रेंट की आवाज सुनाई देगी। तब सब शॉक हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मोन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाय कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कंग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मोन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था, बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है अभी भी टर्टल का सिंबल बना है और सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे फैन हो जाएंगे, बट जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मे बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मे प्रे करती है कि वो सारे मोन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेयर मिल जाए। बाय को इस चीज का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेयर मिलेगा। बाय डिसाइड करता है कि वो एग्जाम पास करेगा। तब मे उसके लिए खाना लाती है। मे बाय की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाय सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मोन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है और जीतने पर जो ट्रेयर मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जो से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेयर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मोन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मोन्यूमेंट रह गया है और बाय घबरा रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मोन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि ये टर्टल कौन है। तब लास्ट मोन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टन की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी है। बाय को एक आवाज कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक इमोर्टैलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमोर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए।
बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो, और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है कि उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक एल्डर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहाँ से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है।
हमें दिखाया जाता है कि बाई के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाई की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं हैं और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाई के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाई सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाई प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाई होता है। बाई इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाई कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाई भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाई को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाई सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाई टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाई इसके पांव पकड़ लेता है। बाई फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाई को कावर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाई को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाई ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाई के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाई का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाई कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाई ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाई ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाई के प्रोटेक्टिव तालिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाई को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाई देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाई की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाई जीत गया है और जो भी बाई की लेवल 3 स्वॉर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाई की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाई होश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाई के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाई कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाई ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाई आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाई फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाई उसे एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाई वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाई का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाई फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाई ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाई कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाई की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाई को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाई ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाई जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि ये इंसेंस बहुत रेयर है, जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाई अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाई और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाई मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाई फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाई के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाई कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाई वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाई भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाई को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाई जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बाई बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है।
ایلڈر بھی بائی سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ بائی نے نہ صرف پلانٹس کے نام بتائے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پلانٹس کیسے جوڑے گئے ہیں۔ لی مان لیتا ہے کہ بائی کے پاس اسکل ہے، لیکن دوسرے ایلڈرز کو لگتا ہے بائی وہ چیزیں بھی بتا رہا ہے جن کی ضرورت نہیں ہے۔ فے ہار مان لیتی ہے اور بائی یہ کمپٹیشن جیت جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائی کہتا ہے کہ فے نے جو سورنگ انسس دی تھی صحیح سے کام کر رہی ہے۔ تب دروازے پر کوئی آتا ہے، بائی دیکھتا ہے یہ تو باؤ ہے، اور اس سے پہلے کہ باؤ اس پر اٹیک کرے وہ اس کے منہ پر جھاڑو مار دیتا ہے۔ باؤ بائی سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں غلط تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بائی رشوت دے کر آیا ہے۔ ویسے بھی باؤ ابھی کی کنڈنسیشن کے لیول 3 پر ہے تو بائی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بائی نے اسے پیٹا، اس وجہ سے باؤ اسٹرانگ بن گیا ہے اور چاہتا ہے کہ بائی اسے بھی کچھ سکھائے، لیکن بائی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ باؤ بتاتا ہے کہ اس کی سپرویژن ڈپارٹمنٹ میں کنیکشنز ہیں اور بائی کو سنبھل کر رہنا ہوگا۔ سب کی بائی پر نظر ہے اور ایک اور دوست ہونا برا نہیں ہے۔ اس رات دونوں دوست اپنی فرینڈشپ کے نام پر پیتے ہیں اور بائی اسے اپنی ساری سٹوری سناتا ہے۔ باؤ کو لگتا ہے کہ بائی جلد ہی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ریلم میں پہنچ جائے گا۔ بائی کو ایسا نہیں لگتا۔ باؤ بتاتا ہے کہ بعد میں مورٹل وین اسٹیبلشمنٹ لیول میں جانا ایزی ہے، بس بائی کو بہت ساری فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل کھانی ہوگی۔ بائی کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور باؤ بتاتا ہے کہ پھر بائی کی لائف 100 سال سے بڑھ جائے گی۔ بائی جلدی سے اپنی لائف کو انکریز کرنا چاہتا ہے۔ باؤ بتاتا ہے کہ پل ملنا تو بہت ٹف ہے، اس لیے انہیں خود ہی پلز ریفائن کرنی ہوگی، لیکن پلز ریفائن کرنے کے لیے انہیں اپوتھیکری جرنی مین بننا ہوگا۔ کمپٹیشن جیتنے کے بعد بائی فیمس ہو گیا ہے اور اب وہ اپوتھیکری جرنی مین بننا چاہتا ہے۔ بائی سب سے لاسٹ میں ٹیسٹ دینے آیا، لیکن 10 میں سے 10 فرنس میں پل ریفائن کر لی۔ ایسا پہلی بار کوئی کر پایا ہے اور اس کی لاسٹ پل ایک مڈ لیول پل تھی۔ کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائی کے فیمس ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اس کی ہیلپ مانگنے کے لیے اس کے گھر کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ چین کو یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے، تب فینگ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک پلان ہے۔ بائی سب کی ہیلپ کرتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہے کہ اگر بائی کہیں دور گیا تو اسے لیٹر بھیجے۔ اچانک باؤ وہاں آتا ہے اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ باؤ بائی سے کہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے، تبھی وہ بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ بائی سے کہتے ہیں کہ اسے لا انفورسمنٹ ہال چلنا ہوگا۔ ادھر فینگ اور فے اپنے تیسرے ٹیم میٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا تیسرا ٹیم میٹ بائی ہے۔ لا انفورسمنٹ ہال نے بائی کو اس مشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ فینگ دیکھتا ہے کہ بائی ایسی ریڈی ہو کر آیا ہے جیسے وہ کسی جنگ پر جا رہے ہوں، اور بائی کو بتاتا ہے کہ ہمارا مشن ایک آدمی کا پتہ لگانا ہے جس کا نام ہو ینگ ہے۔ فینگ بتاتا ہے کہ ان کا مشن ڈینجرس نہیں ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ تم بہت ڈرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ بائی کے دوست بھی اسے چھوڑنے آئے ہیں اور زینگ بائی کو اپنا برتن دیتا ہے، بٹ یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ میں بھی بائی کو گڈ بائی کہنے آئی ہے اور اس نے بائی کے لیے پیسٹریز بنائی ہیں۔ میں اسے کچھ الیکسرز دیتی ہے جو اس کے کام آئیں گے۔ ہو ینگ جس آدمی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ مے کا بھائی ہے۔ میں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے، اور جب وہ تمہیں ملے تو میری طرف سے اسے ایک پنچ مارنا۔ بائی میں سے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ بائی کہتا ہے میرا پہلا مشن ہے اور پوچھتا ہے کیا سچ میں یہ مشن ڈینجرس نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سورڈ پر اڑ کر جائیں گے، بٹ وہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اڑنے والی شپ پر جا رہے ہیں۔ فے بتاتی ہے کہ ویسے نئے اسٹوڈنٹس کو مشن پر نہیں بھیجا جاتا۔ بائی کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ہال والے بتاتے ہیں کہ اسے آؤٹر سیکٹر میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور اس نے ایک بھی ہرب کلیکٹنگ کا مشن نہیں کیا۔ یہ سیکٹر کے رولز کے اگینسٹ ہے اور پنشمنٹ کے لیے بائی کو اس مشن پر جانا ہوگا۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ باؤ نے اسے بتایا تھا کہ فینگ سے دور رہنا، وہ تمہیں مارنے کا چانس مس نہیں کرے گا۔ فینگ بتاتا ہے کہ یہ شپ اسپرٹ سٹون پر چلتی ہے اور انہیں تھوڑے ہی سٹونز ملے ہیں، اس لیے آدھا راستہ انہیں پیدل چلنا ہوگا۔ وہ سب ہیون ریچنگ ریور سے گزرتے ہیں جو سب سیکٹرز کو اسپرچول انرجی دیتا ہے۔ جتنا آگے جاؤ گے اسپرٹ انرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بائی بھی انرجی انکریز کو فیل کر رہا ہے۔ بائی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے سیکٹر کے علاوہ اور بھی سیکٹرز ہیں، سامنے فالنگ سٹار ماؤنٹینز ہیں اور یہاں سے آگے انہیں پیدل چل کر جانا ہوگا۔ بائی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رات کو رکنے کی جگہ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جنگل رات کو زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ بائی اور ڈر جاتا ہے جب فینگ بتاتا ہے کہ ڈیمونک بلڈ سٹریم سیکٹر اس ماؤنٹین کی دوسری طرف ہے۔ بائی ایسے دکھاتا ہے جیسے اسے ڈر نہیں لگ رہا۔ فے اس کے ساتھ مذاق کرتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، بس الرٹ رہتا ہوں۔ تب بائی کو ایک ہپنوٹائزنگ فلاور کھانے ہی والا ہوتا ہے۔ انہیں ایک مرا ہوا ریبٹ نظر آتا ہے جو خود نہیں مرا، لیکن اس پر چوٹ کے بھی نشان نہیں ہیں۔ اس ریبٹ سے ایک ایول انرجی نکل رہی ہوتی ہے۔ فینگ اور فے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ 2 سروں والی چمگادڑوں کا کام ہے۔ ان کے دانت اور ناخن زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ سب پاس کسی چیز کو سینس کرتے ہیں اور فے بائی کو ایک پیڑ کے نیچے آنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک جائنٹ ہوتا ہے۔ تب بائی بھی فے کو ایک سنیک سے بچاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جائنٹ چلا گیا، لیکن وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ چپ رہتے ہیں جس سے جائنٹ واپس چلا جاتا ہے۔ بائی یہ سن کر شوق ہوتا ہے کہ اس بہیمت کی پاور فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول سے بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ ہمیں ڈھونڈ لیتا تو ابھی ہم زندہ نہ ہوتے۔
بائی حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی سے ہی اس جنگل کا سب سے پاورفل مونسٹر دیکھ لیا ہے۔ فینگ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس فورسٹ میں اس سے بھی زیادہ ڈینجرس مونسٹرز ہیں۔ بائی ایسے دکھاتا ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے اور فینگ ایک ایول سمائل دیتا ہے کیونکہ اس نے بائی کے کپڑوں پر کچھ لگا دیا ہے، اس سے وہ چمگادڑیں ان پر اٹیک کر دیتی ہیں۔ فینگ کہتا ہے کہ وہ الگ ڈائریکشن میں بھاگیں اور پھر فورسٹ کے باہر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے۔ بائی پہلے ہی بھاگ گیا ہے۔ پھر بائی کو بزدل کہتی ہے اور ان مونسٹرز پر ایک پاورفل اٹیک کرتی ہے۔ فینگ ٹرانسمیٹر کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ بائی کتنا بھی پاورفل ہو ان ڈیمونک بیٹ سے نہیں بچ سکتا۔ تب فے بھی اس کیو میں آ جاتی ہے اور فینگ کہتا ہے کہ اب وہ پرے ہی کر سکتے ہیں کہ بائی ٹھیک ہو۔ فے ایسے ہی بائی کو مرنے نہیں دے سکتی اور بائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ فینگ کہتا ہے کہ وہ بیٹس رات کو گھومتی ہیں اور اس سمے جنگل میں واپس جانا سوسائڈ ہے۔ فینگ کہتا ہے یہ میری غلطی ہے کہ میں تم سب کو اس جنگل میں لایا۔ فے کہتی ہے کہ اس سب میں تمہاری غلطی نہیں ہے اور ہمیں کم سے کم بائی کی باڈی واپس لے کر جانی چاہیے۔ ادھر فورسٹ میں بائی بیٹ سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیٹس اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ صبح فینگ کہتا ہے کہ بائی ہمارا سموک سگنل دینے پر بھی نہیں آیا۔ فے کو یاد آتا ہے کہ وہ کیسے بائی سے ملی اور فے کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ بائی کی آواز سن پا رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بائی واپس آ گیا ہے۔ بائی بتاتا ہے کہ وہ بہت مشکل سے بچ کر آیا ہے اور فے سے پوچھتا ہے کیا تمہیں میری فکر ہو رہی تھی کیونکہ تمہاری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں۔ فینگ امپریس ہوتا ہے کہ وہ بچ گیا۔ بائی بتاتا ہے کہ بیٹس اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اور پھر کبھی تم لوگ ایسے مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جانا۔ فے بائی سے پوچھتی ہے کہ تم ہمارا سموک سگنل دیکھ کر کیوں نہیں آئے۔ تب بائی بتانے لگتا ہے کہ رات کو کیا ہوا، بیٹس اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی تو وہ ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور بائی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سورڈ کتنی پاورفل ہے۔ فینگ شوک ہو جاتا ہے کہ بائی بیٹس سے بچ کر نہیں بھاگا، وہ ساری بیٹس کو مار کر آیا ہے۔ بائی بتاتا ہے کہ بیٹس کے دانت برننگ بلڈ انسنس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس لیے وہ ساری رات ان دانتوں کو نکالتا رہا۔ وہ کیو سے باہر جانے ہی والے ہوتے ہیں تب بائی پر ایک آئی مونسٹر اٹیک کر دیتا ہے۔ پھر بائی کو بچا لیتی ہے اور فینگ بتاتا ہے کہ یہ آئی مونسٹر ایک اینشینٹ بیسٹ ہے جو ایک بار کسی کو پکڑ لے تو تب تک انرجی ابزورب کرتا رہتا ہے جب تک انسان مار نہ جائے۔ اب پھر سے وہ ہو ینگ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تب فینگ بتاتا ہے کہ اسے ہو ینگ کا سگنل ملا ہے، یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں سے ہو ینگ نے آخری سگنل بھیجا تھا، لیکن ہو ینگ یہاں نہیں ہے۔ فینگ کو ہو ینگ کا پینڈنٹ ملتا ہے، اس پینڈنٹ میں آخری میسج یہ تھا کہ ہو ینگ کو ماؤنٹین میں کچھ ملا ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہا ہے۔ ہو ینگ نے اور کچھ نہیں بتایا، اس لیے انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ماؤنٹینز میں کیا ہے۔ فینگ کو لگتا ہے کہ ہو ینگ اس کلین کی بات کر رہا ہے جو بارڈر کے پاس ہے۔ بائی کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے سیکٹر کو اس سب کا بتانا چاہیے۔ پھر اتنی چھوٹی سی بات سیکٹر کو نہیں بتانا چاہتی اور کہتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بائی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ماؤنٹینز میں کیا ہے اور ہمیں پہلے سیکٹر کو انفارم کرنا چاہیے۔ فینگ کہتا ہے کہ مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم سیکٹر کو انفارم کر دیں گے۔ ادھر دو لوگ جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایک کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ مشن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تب ایک پاورفل بوڑھا آدمی نے کہتا ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ بائی کی ٹیم ایک کلین کی انٹرسٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور یہ جگہ کوئی قبرستان لگ رہی ہوتی ہے۔ تب بائی ڈر جاتا ہے جب ایک آدمی گیٹ سے باہر آتا ہے۔ بائی کو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے۔ فینگ اور فے بائی کی بات نہیں سننا چاہتے اور بائی پھر سے بہت سارے پروٹیکٹیو ٹیلیسمین لگانے لگتا ہے۔ اندر بائی ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں بہت خاموشی ہے اور درخت بھی عجیب سے ہیں۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ ماسٹر خاموشی میں کلٹیویٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ فینگ اس ماسٹر سے ملنا چاہتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم بس میرے پیچھے چلو۔ کسی کے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور بائی کو کسی چیز کی خوشبو آتی ہے جو اس نے پہلے کہیں سونگھی تھی۔ وہ گانے والی آواز سننے والوں کو کہتی ہے تمہیں میری بات ماننی چاہیے اور رونا نہیں چاہیے۔ بائی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تو فے اسے کہتی ہے کہ تم ادھر ہی رکو، ہم آتے ہیں۔ بائی یہاں اکیلا نہیں رکنا چاہتا، وہ سوچتا ہے کیوں نہ وہ واپس چلا جائے اور سیکٹر کی پنشمنٹ کھا لے۔ تب بائی کو کسی کی چلانے کی آواز آتی ہے اور پھر ایک ریڈ شیڈو اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ بائی فے سے کہتا ہے کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے بٹ وہ اس کی بات پر بلیو نہیں کرتی۔ فینگ دیکھتا ہے کہ جس آدمی کے پیچھے وہ چل رہے تھے غائب ہو گیا ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بائی صحیح کہہ رہا تھا۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ ان ریبن سے دور رہو۔ تب جو آدمی ان پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے سامنے آتا ہے۔ فینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس آدمی کو فرق نہیں پڑتا اور بتاتا ہے یہاں صرف آنے کا راستہ ہے، واپس جانے کا نہیں، اور وہ انہیں بھی ہو ینگ کے پاس بھیج دے گا۔ فینگ کو یہ سن کر غصہ آتا ہے کیونکہ اس آدمی نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا ہے۔ فینگ اس پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے تم میرے سے نہیں جیت سکتے، یہ آدمی بہت ڈینجرس ہے اس لیے انہیں سیکٹر کو انفارم کرنا ہوگا، لیکن ٹرانسمیٹر کام نہیں کر رہا۔ ایک آدمی انہیں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سب گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ارے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو کہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کر رہی ہے۔ اتنی بڑی ارے کو بنانے میں کئی سال لگ گئے ہوں گے۔ ایک بار یہ ارے کمپلیٹ ہو گئی تو یہ ایسا ایسا ہماری ساری اسپرچل انرجی کو کھینچ لے گی اور ہم مر جائیں گے۔ بائی ڈر جاتا ہے، وہ یہاں پہ مرنے والا ہے۔ بائی فے کو ایک اٹیک سے بچاتا ہے۔ فے بائی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں لگی تو نہیں؟ بائی کہتا ہے کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ لیکن فے بتاتی ہے اگر تم مجھے بچاتے ہوئے مر جاتے تو مجھے برا لگتا۔
تب وہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ تم سب کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ تم لو شین کلین کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کر رہے ہو۔ فینگ کو بلیو نہیں ہو رہا کہ بائی پھر سے بھاگ رہا ہے۔ بائی کہتا ہے یہاں اس بڑے سے پیڑ کا کھانا بننے سے اچھا ہے کہ میں بھاگ جاؤں۔ بائی کو ایک راستہ نظر آتا ہے لیکن یہ اس آدمی کا ایلیوژن میجک ہوتا ہے۔ یہ آدمی ارے کی ہیلپ سے یہ میجک کر رہا ہے۔ فے اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فے اس پر ایک پل بوم پھینکتی ہے جس سے وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ تب فے وہاں ہو یانگ کو دیکھتی ہے۔ تب بائی اس ڈیمونک مونسٹر پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اس مونسٹر کو ٹرک کر کے دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ وہ مونسٹر بائی کو ایک ریبن سے پکڑ لیتا ہے بٹ بائی اپنی طاقت سے مونسٹر کو اوپر پھینکتا ہے اور اپنی سورڈ سے مار دیتا ہے۔ مونسٹر کو مارنے سے ارے میں ہول ہو جاتا ہے اور یہی بھاگنے کا ایک چانس ہوتا ہے۔ تب فے زخمی ہو یانگ کو لاتی ہے۔ ہو یانگ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ انہیں بھاگنے کو کہتا ہے کیونکہ لو شین کلین بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل گیا ہے۔ فے کہتی ہے کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ سول سکنگ ارے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ زمین سے اس پیڑ کی جڑیں انہیں پکڑنے کے لیے نکلتی ہیں۔ بائی بتاتا ہے کہ اس نے ارے میں ایک ہول کیا ہے۔ فے ہو یانگ کو لے کر ارے سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ بائی بھی ہول کی طرف جاتا ہے۔ تب فینگ اس کی ہیلپ مانگتا ہے لیکن یہ فینگ کی ایک ٹرک ہوتی ہے اور وہ روٹس بائی کو پکڑ لیتی ہیں۔ فینگ بتاتا ہے کہ وہ فورسٹ میں لکی تھا بٹ اب اس کا کھیل ختم۔ فینگ دیکھتا ہے کہ ارے اب بند ہو رہی ہے اور فے سوچتی ہے آخر بائی اور فینگ کیوں نہیں آ رہے۔ بائی کو جب ہوش آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فینگ نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ اوپر فینگ کو بھی روٹس پکڑ لیتی ہیں۔ فینگ بوم پل یوز کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فینگ شوک ہو جاتا ہے جب بائی زندہ زمین سے نکلتا ہے۔ فینگ کہتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور بائی کو ساتھ لے کر جائے گا اور وہ بوم پل پھینکتا ہے۔ فینگ کو وہ روٹس پکڑ لیتی ہیں۔ وہ ایکسپلوژن بائی کو رے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ بائی کی انٹائن سکن کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ فینگ پرومس کرتا ہے جب وہ باہر نکلے گا تو بائی کو نہیں چھوڑے گا لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ فینگ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ بائی ایسے دکھاتا ہے کہ وہ دکھی ہے اور فے کو بتاتا ہے کہ فینگ نے اس کی جان بچائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لو شین کلین کسی طرح کا ریچول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آدمی ایلڈر کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی کو پکڑ پائے اور باقی ہو یانگ کو لے کر بھاگ گئے۔ ماسٹر چینیو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے گول پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ آدمی لیڈر سے کہتا ہے کہ میں انہیں فالنگ سٹار ماؤنٹین سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ بائی دیکھتا ہے کہ ٹرانسمیٹر ابھی بھی کام نہیں کر رہا اور فے سوچتی ہے کیا وہ زندہ واپس جا پائیں گے۔ ہو یانگ بتاتا ہے کہ یہ بہت سیریس بات ہے۔ لو شین کلین نے اسپرٹ سیکٹر کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ جب اسپرٹ سیکٹر کو اس سب کا پتہ چلے گا تو وہ لو شین کلین کو نہیں چھوڑیں گے۔ فے رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اب واپس نہیں جا پائیں گے اور فینگ بھی نہیں بچ پایا جبکہ وہ لیول 7 کی کنڈنسیشن سٹیج پر تھا۔ فے بائی سے کہتی ہے تمہیں تو اپنی جان پیاری ہے اور پوچھتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا۔ بائی کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بٹ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ فے کہتی ہے کہ بائی صحیح کہہ رہا ہے اور ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہو یانگ کی انرجی اب کافی ریکور ہو گئی ہے۔ بائی اسے آرام سے پنچ مارتا ہے جو مے نے ہو یانگ کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ ہو یانگ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بائی کی ٹیم شپ سے آئی ہے اور انہیں آس پاس کے گاؤں کا نہیں پتا جو ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ ہو یانگ بتاتا ہے کہ لو شین کلین نے بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے انوسینٹ لوگوں کو مارا اور ان کی لائف ایسنس ابزورب کر لی اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ ہو یانگ انہیں اس کی جان بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو اس کا بھی حال یہی ہوتا اور کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تب ایک ایول انرجی ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ جانے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور سیکٹر کو لو شین کلین کی بغاوت کا بتائے۔ بائی ہمت کر کے بھاگتا ہے اور خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے زندہ رہنا ہوگا۔ بائی اور تیز بھاگتا ہے اور اس خطرناک پاور کا سوچتا ہے جو وہ آدمی یوز کر رہا تھا۔ بائی ایک پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے بٹ اسے ابھی بھی فے اور ہو یانگ کی فکر ہو رہی ہے۔ ادھر ہو یانگ اور فے کی حالت بری ہوتی ہے اور لو شین کلین کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ فے ابھی بھی ہوش میں ہے اس لیے لیڈر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اسے مار دو۔ اس سے پہلے وہ آدمی اٹیک کرتا سب شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ بائی واپس آ گیا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ انہیں اس طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑ کر جا سکتا اور پرومس کرتا ہے کہ وہ انہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ فے ایک بار پھر بائی کو بھاگنے کے لیے کہتی ہے اور لو شین کلین کے لوگ بھی بائی کی اس بہادری کو دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں۔ لیڈر انہیں کہتا ہے اس بچے کو ختم کر دو بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بائی اپنی فائٹنگ ابیلٹیز دکھاتا ہے۔ فے بھی بائی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے بائی ہر سمے خطرے سے بچتا رہتا ہے اور اس بار وہ واپس کیوں آیا ہے۔ فے سوچتی ہے کہ بائی پہلے سے ہی اتنا پاورفل تھا جب وہ دونوں اٹیکرز کو ایک ہی موو سے ختم کر دیتا ہے۔ تب لیڈر چینیو بھی بائی پر اپنی گوسٹ کلنگ ابیلٹی یوز کرتا ہے اور بائی سے کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم۔ لیکن وہ حیران ہوتا ہے کہ بائی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ پھر سے اپنی ابیلٹی یوز کرتا ہے لیکن بائی کو یہ پاورفل ابیلٹی صرف اسکریچ ہی کر پاتی ہے۔ فے سوچتی ہے کیا یہ انڈائنگ ابیلٹی ہے۔ چینیو بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ بائی کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا جبکہ بائی صرف کی کنڈنسیشن کے 5th لیول پر ہے۔ چینیو کو لگتا ہے کہ وہ بائی سے زیادہ پاورفل ہے۔ فے حیران ہوتی ہے کہ بائی پہلے اس کا اٹیک کھا رہا ہے اور پھر خود اٹیک کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ چین کی کلٹیویشن اور سپیڈ زیادہ ہے۔
बाय उसको एक पावरफुल पंच मारता है। चेन्यू हार गया है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक ईवल मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाय को मारने के लिए चेन्यू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फे बाय को भागने का कहती है, लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कॉल्ड्रन को समन करता है, जो उसे मॉन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था। बाय उस बड़े से कॉल्ड्रन से उस मॉन्स्टर को क्रश कर देता है। उधर लीडर को पता चलता है कि चेन्यू मार गया है। सब सोचते हैं कि चेन्यू तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था, ऐसा कैसे हुआ? चेन्यू की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था और सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को अब पता चल गया है और उन्होंने हेल्प भेजी है। सब डर रहे होते हैं। तब उनका एक और लीडर हैंक बताता है, घबराओ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उधर फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड है और वो इसे निकाल कर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फे ने स्वॉर्ड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से स्वॉर्ड निकालकर ब्लड को रोक देती है। फे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फे ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुयेन बाय की कल्टीवेशन देखकर इंप्रेस होता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो 2nd लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टीवेटर को हराया है। बाय कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंग चेन्यू की बॉडी देखकर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लूशियन क्लैन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुयेन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब अगले जन्म में बाय का इस एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर्स हैं। कुछ टाइम बाद हुयेन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूशियन क्लैन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लूशियन क्लैन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो की कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंग है। तब लूशियन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है और वो इसका हैंग को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंग का पावरफुल मॉन्स्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और हुयेंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ईवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो लूशियन क्लैन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है, जिसमें दम है आओ। फे और हुयेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैंक बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लैन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशियन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि फे और हुयेन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशियन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को छुपना पड़ता है जब कोई तीर अंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहता है कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ। इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीर अंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंक को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत इंजर हो गया है। उधर जंगल में बाय के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है और सोचता है कि उसके दोस्त अब बच गए होंगे। तब बाय लूशियन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते हुए सुनता है। माउंटेन बॉर्डर के पास उन्हें ब्लड मिला है और बाय को समझ आ जाती है कि वो जल्द ही उसके दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। बाय उनका ध्यान भटकाता है और फिर से सब क्लैन मेंबर्स बाय के पीछे भाग जाते हैं। फे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय भी बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन तब ट्रांसमीटर से उसे पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी पल में आकर फे को एक एरो से बचाता है। बाय उनसे कहता है कि भागो और खुद बहुत सारे लूशियन क्लैन वालों से लड़ने वाला है जो कि कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हैं। ये एनिमी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है।
बाय चिल्लाता है वो अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंक का पेट स्नेक बाय को पकड़ लेता है और हैंक बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लुशियन क्लैन के दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर्स को हराया और चेन्यू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैंक पर गुस्सा आता है क्योंकि लुशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हैंक अपने स्नेक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुईएन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नेक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है जब उसकी माँ ने उसे मरने से पहले कहा था कि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। तब बाय की बॉडी में एक पावर आ जाती है और वो की कंडेंसेशन की नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। बाय स्नेक के पेट को फाड़ कर निकलता है। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाय लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन कहता है कि बाय अभी भी उससे नहीं जीत सकता। वो लड़ने लगते हैं और हैंक अपनी पावर दिखाता है जब वो बाय की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता और हैंक बाय का हाथ तोड़ देता है। उधर फॉरेस्ट में वो अभी भी भाग रहे होते हैं, लेकिन हुईएन कहता है कि वो और नहीं भाग सकता। फे बताती है कि वो बेस के बहुत पास हैं जहाँ से वो स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज पाएंगे। हुईएन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाओ। उधर हैंक बाय की हीलिंग एबिलिटी से इम्प्रेस होता है जब बाय का हाथ खुद ही हील होने लगता है। हैंक कहता है कि अगर बाय भी लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और वो कॉल्ड्रन को समन कर हैंक पर फेंकता है। बाय शौक होता है कि इस अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ। हैंक कहता है कि उसने बाय को कम समझा, लेकिन अब वो मान गया है कि बाय स्ट्रॉन्ग है। हैंक कहता है कि बाय को खुश होना चाहिए क्योंकि वो ये मूव देख पा रहा है और जिसने भी ये मूव देखा है अब इस दुनिया में नहीं है। हैंक एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाय एक लेवल 9 के कल्टीवेटर की पावर देखकर इम्प्रेस होता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाय पर अटैक करता है। तब बाय अपने बर्तन से इसका अटैक रोकता है। मैजिक बर्तन भी इसे रोक नहीं पाता और इस अटैक की शॉक वेव से फे एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाय अब हिल भी नहीं पा रहा और हैंक बताता है कि वो पहले उसके सामने उसके दोस्तों को मारेगा। बाय कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हैंक को लेकर माउंटेन से नीचे जंप कर देता है। फे भी बहुत इंजर हो जाती है, लेकिन वो मैसेंजर मोन्यूमेंट के सामने ही है। फे रेंगते हुए उस मोन्यूमेंट की तरफ जाती है और बाय से कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंक गुस्से में बाय को मारने लगता है और फे मोन्यूमेंट के और पास जा रही होती है। बाय हैंक से कहता है कि तुम्हारे पंचेज ऐसे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा ये पंचेज मार रहा हो। इससे हैंक को गुस्सा आता है और वो बाय को खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक करता है। हैंक शॉक होता है कि बाय ने इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। उधर फे आखिरकार स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन बाय उसे निकालने नहीं देता। बाय कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तब बाय स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है और एक ही पंच से हैंक की गर्दन में होल कर देता है। अब सुबह होने लगती है और बाय खुश है कि उसने फे के साथ किया हुआ वादा पूरा किया और बेहोश हो जाता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है फैंग मर गया है और हुईएन बहुत ज्यादा इंजर है और बाय एक लेवल 9 कल्टीवेटर से लड़ रहा था और कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। लॉ एनफोर्समेंट हेड ONG को लुशियन क्लैन की बगावत का पता चलता है। उसे बाय का भी पता चलता है कि उसने पावरफुल हैंक को रोके रखा, लेकिन ये नहीं पता कि बाय जिंदा है या मर गया। तब एक बेल बजाई जाती है और ONG सब डिसाइपल को ऑर्डर करता है कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्टर के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लुशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और हमारे एक स्टूडेंट ने अकेले ही एनिमी को रोका और अपने टीममेट्स की जान बचाई, लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है कि उन मासूम लोगों की जान लेने वाले राक्षसों को खत्म करो। ये सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। उधर माउंटेन्स में लुशियन क्लैन का लीडर सोचता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तब उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब वो केव टूटने लगती है। बाहर लीडर बहुत सारी फ्लाइंग शिप्स को देखकर शॉक होता है और उसे समझ आ जाती है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लुशियन क्लैन की बेस पर अपना अटैक स्टार्ट करती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर की आर्मी बहुत पावरफुल होती है और एक ही झटके में लुशियन क्लैन खत्म हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि बाय और फे अभी तक नहीं मिले और ली सब डिसाइपल्स को उन्हें ढूंढने का कहता है। मोन्यूमेंट के पास 2 आदमियों को फे मिल जाती है। वो इसे हील कर रहे होते हैं। फे बाय को बचाने जाती है, लेकिन इसकी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई। फे बाय को ढूंढना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है और उसे बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर जंगल में स्पिरिट सेक्टर के लोगों को बाय की बैटल के निशान मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाय ने बहुत सारे लेवल 7 की कंडेंसेशन के लोगों से फाइट की है। ली सोचता है ऐसा टॉप लेवल डिसाइपल्स भी नहीं कर पाते और आखिर बाय ने इनसे कैसे फाइट की होगी। तब उन्हें बाय का एक क्लू मिलता है और ली वहां जाता है। ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है
لی کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے یونفے سے کہا تھا یہ کپڑے بائے کو دے دو۔ ویسے تو بائے بہت شیطان ہے، لیکن لی کو وشواس ہے کہ بائے ایک دن اچھا کلٹیویٹر بن پائے گا۔ انہیں پیڑ پر ایک بلیڈ کا نشان ملتا ہے جو کہ ایک لیول 9 کی کلٹیویٹر کا ہے۔ لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائے کا بچنا مشکل ہے اور لی دکھی ہوتا ہے کہ اس نے آنے میں دیر کر دی۔ تب فے آتی ہے اور سوچتی ہے اگر بائے کی باڈی نہیں ملی تو وہ زندہ ہوگا، لیکن جب انویسٹیگیٹر اس کو وہ کپڑا دکھاتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لی دوسرے ڈسائپل سے کہتا ہے کہ اپنی سرچ جاری رکھو۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں سیکٹر لیڈر یوان کو بتایا جاتا ہے بہت سرچ کرنے کے بعد بھی بائے کا نہیں پتہ چلا۔ یوان بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے جس نے سیکٹر کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔ اگر لوشین کلین اپنے ایول پلان میں کامیاب ہو جاتا تو اسپرٹ سیکٹر خطرے میں پڑ جاتا۔ بائے نے انہیں روکے رکھا تبھی اس کے ٹیم میٹ صحیح سمے پر اسپرٹ سیکٹر کو بتا پائے۔ اسپرٹ سیکٹر بائے کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کچھ ٹائم بعد بائے کا فیونرل منایا جاتا ہے۔ بائے کے سب دوست رو رہے ہوتے ہیں اور زینگ بتاتا ہے ہمیں بائے کو رسپیکٹ سے الوداع کہنا چاہیے، لیکن وہ بھی پھر رونے لگتا ہے۔ وہ اسپیچ دے رہا ہوتا ہے کہ بائے کتنا مہان تھا، بائے نے برائی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس کی وجہ سے اچھائی کی جیت ہوئی۔ میں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بائے مجھے واپس کرو۔ بائے کو لن لوو کا ڈسائپل بنایا جاتا ہے اور اسے اونر ڈسائپل کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل جب سے اسپرٹ سیکٹر بنا ہے صرف 9 لوگوں کو ملا ہے اور 10واں بائے ہے۔ بائے کے لیے ایک بیل بجائی جاتی ہے۔ لی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا اگر میں بائے کو یہاں نہ لاتا یا پھر بائے پر دھیان دیا ہوتا۔ بائے کے سارے ساتھیوں کو انر سیکٹر ڈسائپل بنا دیا جاتا ہے، لیکن فے یہ ٹائٹل لینے سے منع کر دیتی ہے۔ ایلڈر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انر سیکٹر ڈسائپل بننا سب کا سپنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیڈر یوان بھی جاننا چاہتا ہے فے انر ڈسائپل کیوں نہیں بننا چاہتی۔ فے کہتی ہے کیونکہ میری ایک اور ریکویسٹ ہے، مجھے ڈونگلان سٹی میں بھیجا جائے۔ یوان بتاتا ہے کہ وہ سٹی لوشین کے بارڈر کے پاس ہے جو بنجر اور ڈینجرس جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ فے کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بائے زندہ ہے، اس لیے وہ وہاں جا کر اس کا ویٹ کرنا چاہتی ہے۔ یوان فے کی بات مان لیتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد فے بائے کے ٹوم سٹون کو دیکھ کر کہتی ہے بائے بھی چاہتا ہوگا کہ میں نہ جاؤں، لیکن بائے نے اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کو بچایا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ادھر بائے ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کا ہیرو بن گیا ہے۔ تب بائے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی ہیل ہو گئی ہے۔ بائے سوچتا ہے کیا میں مر گیا ہوں اور کیا یہ ہیل ہے؟ تب وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ بائے اسے کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ غلطی سے اس کیو میں آ گیا۔ بائے خوش ہے کہ وہ سیف ہے اور اپنے دوستوں کے پاس بھاگتا ہے، لیکن ایک بیریئر سے ٹکراتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ ایک انشینٹ بیریئر ہے، تم نے انڈائنگ میتھڈ پریکٹس کیا ہے پھر بھی تم اسے توڑ نہیں پاؤ گے۔ بائے حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پتا ہے کہ میں انڈائنگ سکن پریکٹس کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی ایکسپلین کرتا ہے جتنا بائے انجر ہو گیا تھا، اگر انڈائنگ پاور نہ ہوتی تو وہ کب کا مر گیا ہوتا۔ انڈائنگ پاور نہ چاہتے ہوئے بھی آس پاس کی نیچر ایسنس کو ابزورب کر کے باڈی کو ہیل کر دیتی ہے۔ وہ آدمی بائے کو ایک پل دیتا ہے جو اس کی اسپرچل انرجی کو ریکور کرے گی۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں 15 دن کے بعد اس کیو میں واپس آؤں گا۔ بائے کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی اسٹرینتھ ریکور کروں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میں کیو سے باہر جاؤں۔ بائے سوچتا ہے کہیں وہ مجھے کھلا پلا کر موٹا کر رہا ہے تاکہ بعد میں میری انرجی کو ابزورب کر پائے۔ بائے کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا، اور اپنے میجیکل برتن کی ہیلپ سے اس پل کی انرجی کو انکریز کرتا ہے۔ وہ اپنی سکن کو آئرن سے برونز بنانے کے لیے ٹریننگ کرتا ہے، لیکن یہ ٹریننگ ہمیشہ کی طرح بہت پینفل ہوتی ہے۔ بائے آخر کار برونز سکن کر لیتا ہے۔ بائے پھر سے بریک تھرو کرنے لگتا ہے اور پھر سلور سکن کر لیتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بھی بائے کی پروگرس سے امپریس ہوتا ہے۔ بائے اتنے کم سمے میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ بائے اس آدمی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے اس پر شک کیا، صرف اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے وہ سلور سکن کر پایا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ بائے کی اپنی محنت ہے۔ انڈائنگ سکن پاورفل تو ہے، لیکن اسے پریکٹس کرنا بہت ٹف ہے۔ صرف وہی لوگ اسے پوری طرح ماسٹر کر سکتے ہیں جو دونوں سکرولز کو ماسٹر کریں۔ وہ آدمی بائے سے کہتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ میرے سے ملا، اور جاتے ہوئے اسے مسنگ انڈائنگ سکرول دیتا ہے جس سے بائے اس ٹیکنیک کو پوری طرح سے ماسٹر کر پائے گا۔ ادھر ڈونگ لانگ سٹی میں ایک آدمی فے کو بتاتا ہے کہ فے کا لیڈر غصے میں ہے کیونکہ فے نے 6 مہینے سے اس سٹی کی رپورٹ نہیں بھیجی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اسے پنشمنٹ ملے گی۔ فے کو فرق نہیں پڑتا، وہ بس بائے کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ سٹی میں ایک بیگر کو دکاندار برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے دیے بنا کھانا اٹھا رہا تھا۔ فے کہتی ہے اسے تھوڑا کھانا دے دو۔ فے بیکاری کی آواز سن کر شوک ہو جاتی ہے جب وہ اسے تھینکس کہتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اس آواز کو نہیں بھول سکتی۔ پاس کچھ لوگ اس بیگر کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فے اس طرف بھاگتی ہے اور اس کا نام لیتی ہے۔ یہ بیگر بائے ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات کو فے بائے کو نئے کپڑے اور کھانا دیتی ہے۔ وہ بائے کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں 6 مہینے سے ڈھونڈ رہی ہوں اور سیکٹر میں بھی سب دکھی ہیں۔ بائے بتاتا ہے کہ اس کا ٹرانسمیٹر گم ہو گیا تھا اور مجھے بھی تم سب کی فکر ہو رہی تھی، لیکن بائے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فے اس سٹی میں کیا کر رہی ہے۔
تب فے اسے ہمت کر بتاتی ہے کہ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ فے بائی کو بتاتی ہے کہ تمہارے علاوہ میں صرف اپنے پاپا کے کلوز ہوں۔ بائی کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بائی بتاتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں۔ فے کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا، لیکن بائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ صبح جب بائی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ فے چلی گئی ہے اور بائی کو لگتا ہے کہ وہ سیکٹر واپس چلی گئی ہوگی۔ ادھر سیکٹر میں سب بائی کو ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ اسپرٹ سیکٹر بائی کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا اور اس کا اسٹیچو لگایا جاتا ہے۔ تب ایک فلائنگ شپ اسٹیچو میں آ کر لگتی ہے اور اسٹیچو کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور سب بائی کو دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں۔